सॉल्युबल हैं, वो है बी कॉम्प्लेक्सेस। बशीरा पानी में डूब जाता है, बशीरा पानी में डूब जाता है, बी फॉर बशीरा पानी में डूब जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई इसीलिए जाती है क्योंकि हमें एट द एंड बायो मॉलिक्यूल पढ़ने होते हैं। हो उसको आप बोलते हो अमाइनो एसिड। अमाइन फॉर NH2 एंड एसिड फॉर COOH। एक एसिटिक एसिड है, एक अमाइन है। ये अल्काइल ग्रुप है और कार्बन फ्री है। यहाँ पे 5 यहाँ से कैसे, यहाँ पे तीसरा कार्बन फ्री है, ठीक है। और ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसको स्पाइरल कर देते हैं तो ये हमारा DNA निकल के आता है। सारा इसी से आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक जानी। सच में बहुत 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 मजा आया आप सबको पढ़ाने में, बहुत मजा आया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबका? सब बढ़िया मेरी जान, सब बढ़िया। नाजिया बशीर साहब, क्या तुम्हें केमिस्ट्री तैयार है कि नहीं? सर तैयार तो हो चुकी है बट रिएक्शंस नहीं याद हो रही। तो मेरी जान सारी रिएक्शंस भूल जाना, नेम्ड रिएक्शन नहीं भूलना। ये चीज अपने दिमाग में रख ले के नेम्ड रिएक्शन से सवाल बनेगा। नेम्ड रिएक्शन नहीं भूलनी है, गटरमैन कॉच रिएक्शन नहीं भूलनी है, वुड्स रिएक्शन, वुड्सविटिक रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं भूलनी है, ज़ेलेंस्की रिएक्शन नहीं भूलनी है। सर जल्दी जल्दी बायोमॉलिक्यूल कंप्लीट करवा दो। तो मेरी जान में बायोमॉलिक्यूल के लिए ही आया। ओके मेरी जान, बायोमॉलिक्यूल 70 में से 70 नंबर लाने हैं। दिल से पढ़ाऊंगा और पेपर यहीं से आता है। ये वन शॉट नहीं है, ये क्या है? दैट इज, सर आपका पेन नहीं चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ये क्या है? दैट इज एग्जाम शॉट। सीधा सीधा पेपर यहीं से बनेगा। तब भी मैं बेस से शुरू करूंगा और आप सबको टॉप पे लेके जाऊंगा। शुरुआत करते हैं बायोमॉलिक्यूल की कि बायोमॉलिक्यूल क्या होता है। बायो 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 होता है लाइफ एंड मॉलिक्यूल आपको पता है दैट इज एटम जुड़ते हैं और क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरी बॉडी बनी है सेल से और ये जो सेल्स बने हैं ये बने हैं बायोमॉलिक्यूल से। मैं क्या बोल रहा हूं? द बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सपोर्ट द लाइफ। मतलब ये जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल। सेल ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और फिर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर समझ आ चुकी है कि बायोमॉलिक्यूल वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई इसीलिए जाती है क्योंकि हमें एट द एंड बायोमॉलिक्यूल पढ़ने होते हैं। ऑर्गेनिक मींस वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है और बायोमॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेट करवाई जाती है आपके दिमाग में और फिर आपके दिमाग में यह डाला जाता है कि बायोमॉलिक्यूल भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो आपकी लाइफ बनाते हैं। मतलब समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये हमारे सेल्स को जिंदा रखते हैं। बायोमॉलिक्यूल में पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट, बट मैं लास्ट में करवाऊंगा। फिर क्या है? प्रोटीन। फिर क्या है? न्यूक्लिक एसिड। फिर क्या है? लिपिड। बट लिपिड हमारे सिलेबस में नहीं है। सर एक बार देख लो सिलेबस में नहीं है मेरी जान, हमारे सिलेबस में नहीं है। और फिर मिनरल्स हैं और विटामिन हैं। सर इस लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ाओगे? पहले मैं आपको प्रोटीन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको विटामिन्स पढ़ाऊंगा।
ये 4 टॉपिक ही आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। मैं आपको अभी ऐसे बोल रहा हूं, ये मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे समझना। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और हमारे पास क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो मैंने इसलिए प्रोटीन और अमाइनो एसिड एक ही टॉपिक में लिखा है। ये बच्चा है, ये पापा है, ये तभी बनेंगे जब बच्चे जुड़ेंगे। अच्छा, अमाइनो एसिड, द कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप अभी पढ़ाया, कौन सा ग्रुप? अमाइन ग्रुप। एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और साथ साथ में अमाइन ग्रुप भी हो, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो अमाइनो एसिड। अमाइन फॉर NH2 एंड एसिड फॉर COOH। एक एसिटिक एसिड है, एक अमाइन है। ये अल्काइल ग्रुप है और ये H है। ऐसे तकरीबन देयर आर 20 डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड को बहुत तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो, मतलब एसिड ज्यादा हो। तो जैसे एस्पार्टिक एसिड, इसमें पीएच की वैल्यू हमेशा 7 से कम रहेगी। फिर आता है बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें अमाइन ग्रुप ज्यादा हो, जैसे लाइसिन हो गया, और इसमें पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड द अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप दोनों बराबर हो, जैसे ग्लाइसिन, और इसमें पीएच की वैल्यू हमेशा 7 रहेगी। फिर मैं बोल रहा हूं अमाइनो एसिड को एक और तरह से भी कैटेगराइज किया जाता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है या नहीं बनता है। मेरी बॉडी में बनता है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो दैट इज नॉन एसेंशियल। क्या बोल रहा हूं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल में कौन सा आ जाएगा? एलामाइन, एस्पार्टेट, सिस्टाइन एंड ग्लूटामेट। और एसेंशियल कौन सा हो गया? हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। Do not synthesize by our body। ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, जैसे हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड मिथियोनाइन। अब आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है जिसमें COOH और अमाइन ग्रुप है, और ये अल्कली ग्रुप है, इसमें CH3 लिख सकता है, CH2 CH3 लग सकता है, कोई भी अल्कलाई ग्रुप। ये हाइड्रोजन है। मैं बोल रहा हूं सर पे होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके अगर लेफ्ट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे क्या हो? अमाइन ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एल अमाइनो एसिड। इसको लेवो रोटेटरी बोलते हैं, लेवो रोटेटरी अमाइनो एसिड, बस याद रख ले, ठीक है? लेवो रोटेटरी, ठीक। और अगर अमाइन ग्रुप खब्बे से सज्जा आ गया, तो ये राइट साइड आ गया, तो ये क्या आ गया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड। शुड आई रिपीट? नो सर, कुछ नहीं है। अमाइनो एसिड में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऊपर रखना है। अमाइन ग्रुप अगर लेफ्ट साइड होगा तो लेवो रोटेटरी, राइट साइड होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जिटराइन, अब होता क्या है कि ये आपके सामने अमाइनो एसिड है ना, CHR COOH एंड NH2। ये आपके पास क्या है? एक अमाइनो एसिड। अब होता क्या है मेरी जान, समझना। होता यह है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये H यहां से ट्रांसफर हो जाता है इसके पास, ये H पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, तो ये क्या हो जाता है? NH3 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाता है? COO नेगेटिव। ये जो आयन बनता है इसको बोलते हैं जिटर आयन। इसको क्या बोलते हैं? जिटर आयन। जिटर आयन में क्या होगा? इसका H यहां से ट्रांसफर हो जाता है इधर, क्योंकि ये एसिड H को क्या करता है? छोड़ता है, और ये बेस H को क्या करता है? पकड़ता है। तो द जिटर आयन फॉर्म्स अ स्पेसिफिक
pH known as isoelectronic point। मेरी बात याद रखना, अच्छे से समझना कि अमाइनो एसिड जो होता है उसमें जिटर आयन बनता है किसी स्पेसिफिक पीएच में। मतलब इसके केस में मैं बोल रहा हूं पीएच है तकरीबन 6.5, जब ये क्या बना, जिटर आयन बना। जिटर आयन मतलब इसका प्रोटॉन उधर चला गया। ऐसा पीएच जिसपे जिटर आयन बनता है उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। अच्छा, अब पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 or more अमाइनो एसिड। जब एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ता है तो बनाता है पेप्टाइड, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड हो गया, ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और इधर का एक H जाएगा तो पानी निकलेगा। पानी निकलेगा तो मतलब कंडेंसेशन हो रही है। और देख NH2CHRCO और यहां से NH, ये वाली जो बॉन्ड बन रही है ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। और 2 अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? डाई पेप्टाइड। अगर 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो ट्राई पेप्टाइड, 4 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो टेट्रा पेप्टाइड, अगर बहुत सारे जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मैनी अमाइनो एसिड। तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, ठीक है, और उनका वजन 10,000 यूनिट रहने वाला है। बहुत सारे अमाइनो एसिड, 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 बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। अच्छा, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कुछ नहीं होता, लीनियर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। वही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसी को प्रोटीन बोलने लग जाते हैं, कि वो जो सारे अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं इकट्ठे, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। इस प्रोटीन का अब क्या है स्ट्रक्चर? कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है समझना। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो गया? लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें आपको सामने दिख रहा होगा कि अमाइनो एसिड किस तरह से सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जिस तरह से किस तरह से सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा? यही एक तार थी, उसने अपने आप को क्या कर लिया? या तो स्पाइरल में कर लिया, या तो ऐसे स्पाइरल कर लिया उसी तार ने, या ऐसे जिगजैग मैनर में कर लिया, ठीक है। अगर ये जिगजैग मैनर में कर ले तो इसको बोलते हैं बीटा रिलेटेड स्ट्रक्चर, और अगर स्पाइरल कर ले तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। और ये दोनों क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। ये क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इन दोनों मतलब इस चेन, इसी मतलब ये वाली जो चेन जा रही थी, इसी चेन के किसी एटम और दूसरे एटम के बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। शुड आई रिपीट? नो सर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि भाई साहब इधर इधर इधर, कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर था, फिर बीटा प्लेटेड, फिर अल्फा हेलिक्स, और फिर ये ऐसे कुचड़ मुचड़ करके क्या बन गया? दैट इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एक सफेरिकल स्ट्रक्चर बना। सफेरिकल स्ट्रक्चर होगा तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। और अगर 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 क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके साथ दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। होप तुझे प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। मैं बोल रहा हूं प्रोटीन 2 तरह से हो सकती है। एक है सिंपल प्रोटीन, जिसमें आपको सिर्फ अमाइनो एसिड ही दिखेंगे, ठीक है ना। और एक है कंजुगेट प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन में क्या होगा? प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। मतलब है प्रोटीन पार्ट बट कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, जैसे आयरन वगैरह, जिंक वगैरह आ गया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ गई वो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, एक होती है ड्राई प्रोटीन। मैं क्या बोल रहा हूं? एक होती है ड्राई प्रोटीन। ड्राई प्रोटीन क्या होती है? जब सिंपल प्रोटीन और कंजुगेट प्रोटीन मिलती हैं तो हमें क्या मिलती है? ड्राई प्रोटीन। ड्राई प्रोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल प्रोटीन एंड द कंजुगेट प्रोटीन। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब मैं बोल रहा हूं जो प्रोटीन है वो 2 तरह की है, एक है फाइब्रस प्रोटीन, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होगी? दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर होगा,
मतलब फाइबर जैसा होगा, फाइबर मतलब जैसे धागे होते हैं वैसा होता है, जैसे कैराटिन हो गया, और ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती। ग्लोबुलर क्या हो गया, जैसे सफेरिकल होगा, कैसे ऐसा प्रोटीन जो सफेरिकल होगा, कौन सा, गोल आकार का होगा, ये सॉल्युबल इन वाटर होगा। और इसमें एग्जांपल किसकी है, एल्ब्यूमिन की एग्जांपल है। शुड आई रिपीट, नो सर। अच्छा, फिर क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब कभी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच चेंज इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये कैसे हो सकता है, अगर पीएच चेंज हो तब हो सकता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो तो तब हो सकता है कि आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। इसी को आप क्या बोलते हो, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी को क्या बोलते हो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा जी, इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, बट इससे पहले आप फंक्शन ऑफ प्रोटीन को भी दिमाग में रखो। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन को भी दिमाग में रखना है। जैसे पहला फंक्शन, प्रोटीन कहां पे, ये बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तीसरा, दूसरा मसल्स में भी मसल भी किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, वही पॉइंट रिपीट हो गया। तीसरा, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने। बात समझ आएगी नहीं, तो ये कुछ फंक्शन थे किसके, प्रोटीन के, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड वो एसिड है जो सेल के न्यूक्लियस में है, और आप सबको पता है कि ये जो सेल के न्यूक्लियस में है ये हमारे पास क्या है, दैट इज डीएनए, ठीक है। तो मैं एक्चुअली न्यूक्लियस एसिड के बहाने में डीएनए और आरएनए की बात करूंगा। अब मैं जब न्यूक्लिक एसिड बोल रहा हूं तो न्यूक्लिक एसिड में अगर मैं अच्छे से बोलूं तो मैं डीएनए की भी बात कर रहा हूं और आरएनए की भी बात कर रहा हूं। अब पर्टिकुलरली अभी मैं डीएनए की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पता क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है ये आपका सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस है, इसमें धागा है, इस धागे को जब आप बाहर निकालते हो तो ये धागा जब इसको जूम करके देखते हो तो ये दो होते हैं धागे। एक धागे को देखते हो तो ये धागा किसी एक यूनिट का बना होता है, इस यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। शुड आई रिपीट, नो सर। ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेस आगे दो तरह का है, एडेनिन ना प्यूरिन, पायरामिडिन। प्यूरिन दो तरह का है, एक है एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरामिडिन कौन सी तरह का है, एक है थाइमिन और एक है साइटोसिन। बायो वाले क्लास 11th में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर एक ऐसी शुगर है जो 5 कार्बन से बनी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक इधर होता है 5 कार्बन, ठीक है। और ये फॉस्फेट, हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4 2 नेगेटिव। चले आगे। अच्छा, मैंने क्या बोला, प्यूरिन्स जो हैं वो दो तरह के, एक है एडेनाइन और दूसरा क्या है, गुआनाइन। और पायरामिडिन कौन सा, थाइमिन एंड साइटोसिन। जब आप आरएनए पढ़ रहे होगे तो वहां पे थाइमिन नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, यूरासिल होगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तो आप न्यूक्लियस में से डीएनए निकालो, जूम करो, 2 स्ट्रैंड होती हैं, ये ऐसा होता है, और फिर बाद में ये स्पाइरल हो जाता है, मतलब ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड ऐसे क्या हो जाता है, स्पाइरल हो जाता है। अब मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को आपके सामने बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जब आप डीएनए के वो धागा निकालते हो, जूम करते हो, तो एक स्ट्रैंड होती है, दूसरी स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये होती है, एक स्ट्रैंड ये होती है। ये मैं बोल रहा हूं एक स्ट्रैंड है जिसमें ये लगा हुआ क्या है, ये लगा हुआ नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। ये पेंटोज शुगर है और इसका ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा मैंने आपके सामने ऐसे रखा है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या, न्यूक्लियोटाइड है। कहानी खत्म। ये कार्बन नंबर 1 2, तीसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है, चौथा, और इसका ये 5वां एंड क्या है, खाली। इसी तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, 5वां। तो ये पॉलीमर हो जाता है किसका,
न्यूक्लियोटाइड का, इसको बोलते हैं डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये होता है, देख इधर भी क्या, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और यहाँ 5 पे कौन अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप, इस साइड तीसरे से अटैच है। ऐसे ही है, साइड में नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। इस तरह से ये एक चेन है, इसकी उल्टी चेन ऐसे है, ऐसे है। कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा जी इधर से, एक कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वें पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है। अब ये पहला यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि यहीं पे नाइट्रोजनस बेस लगता है। एक रूल था आज तक करके, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। ठीक है, इसको बोलते हैं चारगाफ रूल। ठीक है, तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, थाइमिन के साथ, तो मतलब इधर क्या होगा, थाइमिन होगा। गुआनिन किसके साथ पेयर करेगा, दैट इज साइटोसिन के साथ। और थाइमिन किसके साथ पेयर करेगा, थाइमिन 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 किसके साथ पेयर करेगा, एडेनिन के साथ। ठीक है, और साइटोसिन किसके साथ पेयर करेगा, गुआनिन के साथ पेयर। ये चीज अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत खतरनाक होती है। मतलब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये डीएनए के स्ट्रैंड कभी आपस में पास नहीं होते। अच्छा, एक चीज आप और नोटिस कर रहे होगे, एक जगह 5 प्राइम एंड है और एक जगह 3 प्राइम एंड है, और एक जगह 5 प्राइम एंड है, एक जगह 3 प्राइम एंड है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। अगर एक 5 से शुरू होता है 3 पे खत्म होता है, दूसरा 3 से शुरू होगा 5 पे खत्म होगा। मतलब एक 5 से शुरू हो रहा है, एक अगर 3 से शुरू हो रहा है 5 पे खत्म हो रहा है, और एक 3 से शुरू होगा 5 पे खत्म हो जाए। ठीक है, और ये किससे पता चलता है कि ये कार्बन फ्री है, यहाँ पे 5वां, यहां से कैसे, यहाँ पे तीसरा कार्बन फ्री है। ठीक है, और ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इसको स्पाइरल कर देते हैं तो ये हमारा डीएनए निकल के आता है। पहली बार डीएनए के स्ट्रक्चर किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप ध्यान से देखो ना, ये एक बड़ा मोड है, ये है मेजर ग्रूव, और इसके सामने ये छोटा सा मोड दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। फिर इसमें मेजर ग्रूव, और इसका ये क्या है, माइनर ग्रूव। ये मेरे पास क्या है, फिर दोबारा माइनर ग्रूव आ गया। माइनर ग्रूव और माइनर ग्रूव को के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं का कितना डिस्टेंस है, 3.4 नैनोमीटर, और इस डिस्टेंस में तकरीबन 10 बेस पेयर आ जाते हैं। बेस पेयर का मतलब हो गया ये वाला, जैसे एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, ऐसे कर करके कितने आ जाते हैं, 10 पेयर आ जाते हैं। तो ये मैंने 10 पेयर बना के, 10 बेस पेयर बना के रखे। एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं डीएनए और आरएनए के बीच में आपको फर्क बताता हूं। मैं बोल रहा हूं जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, अभी आपने देख लिया, पर ये जो आरएनए होता है ये एक ही स्ट्रैंड का बना होता है। ये पेंटोज शुगर होती है, इसमें पेंटोज शुगर जो होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। मतलब ये पेंटोज शुगर है ना, उसमें जो इधर का कार्बन है उसका यहां का ऑक्सीजन मिसिंग होता है, दूसरे नंबर का। बट इसके केस में जो इधर का कार्बन है यहां पे ऑक्सीजन होता है। किसके केस में, आरएनए के केस में। डीएनए के केस में थाइमिन होता है, और आरएनए के केस में इसी का भाई होता है जिसको बोलते हैं यूरासिल। आरएनए 3 तरह का होता है, एक होता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, ये डीएनए इसको बनाता है, और ये राइबोसोम के पास जाता है मैसेज लेके कि तुझे कौन सी प्रोटीन बनानी है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, उसके बाद टीआरएनए ऐसा होता है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, 5 प्राइम से शुरू हुआ 3 प्राइम पे एंड, और ये कलेक्ट करता है अमाइनो एसिड को। ये अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठाता है और किसके पास छोड़ता है, राइबोसोम के पास छोड़ता है। और फिर हमारे पास है आरआरएनए किसको बनाता है, आरआरएनए राइबोसोम को बनाता है, इसको बोलते ही क्या है, राइबोसोमल आरआरएनए। फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा सर, न्यूक्लिक एसिड का तो फंक्शन ही नहीं बताया आपने, तो सुन लो फंक्शन ऑफ द
न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन सुनो। देख, तुझे ये पता है कि सबसे बड़ा फंक्शन डीएनए का क्या है? डीएनए का क्या फंक्शन है? ये हमारे करैक्टर को स्टोर करके रखता है। करैक्टर को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। हमारे करैक्टर इसी में स्टोर हैं। ये हमारा, हम कैसे दिखेंगे, हमारे क्या ट्रेड्स रहेंगे, क्या करैक्टर रहेंगे, वो सारे डीएनए में स्टोर हैं। और हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने में सबसे बड़ा रोल आरएनए का है। आरएनए का रोल किसमें है? प्रोटीन सिंथेसिस। होप तुझे ये चीज अच्छे से समझ आई। अब है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप OH, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH हो, या जिसको आप हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हो, या एल्डिहाइड हो, या एल्डिहाइड की बहन हो, दैट इज कीटोन हो। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट अगर आप, मैं अच्छे आपको याद करवाऊं तो कार्बोहाइड्रेट कहां कहां होता है? आपकी सेल वॉल में होता है, ग्लाइकोजन में होता है, आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, आपका फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई छोटा मोटा कंपाउंड नहीं है। हम जो रोज खाना खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो सिर्फ एक ही यूनिट से बना है, उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड, मेड अप ऑफ 1 यूनिट, उसको क्या बोलेंगे? मोनोसेक्राइड। और अगर एक यूनिट, मतलब एक मोनोसेक्राइड की यूनिट होती है, जैसे ग्लूकोज है, अगर आप आगे जाके देखोगे तो ग्लूकोज एक ही यूनिट से बना होगा, उसमें सिर्फ एक ही यूनिट है ग्लूकोज की। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड जो 2 यूनिट से भी बन सकता है, 3 यूनिट से भी बन सकता है, 4 यूनिट से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, उसको बोलते हैं हम ओलिगोसेक्राइड। ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, और ऐसे 9 यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, पॉलीसेक्राइड हो गया कि बहुत सारी यूनिट्स होंगी। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स होंगी, छोटी छोटी, जिससे वो बना होगा, जिसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड 1 यूनिट, ओलिगोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पॉलीसेक्राइड बहुत सारी यूनिट्स। ठीक, अच्छा देख सुनना, मोनोसेक्राइड मेड अप ऑफ दी 1 यूनिट, वो सिर्फ एक ही यूनिट से बना है। इसमें हमने 2 चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है ग्लूकोज और दूसरा पढ़ना है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज भी बड़ा कम पढ़ना है, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें जो ग्रुप होता है वो OH होता है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोस शुगर। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोस शुगर, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रुक्टोज क्या है? इसमें OH फंक्शनल ग्रुप तो है, साथ में कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कीटोस शुगर। कीटोस शुगर में क्या होगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। और एल्डोस शुगर में क्या होगा? एल्डोस शुगर में क्या होगा? बोलो, एल्डोस शुगर में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब मैं ग्लूकोज पढ़ा रहा हूं, देख तुझे पता है ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये मेरे पास ग्लूकोज है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज करवा रहा हूं। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6, दिस इज अ ग्लूकोज। बचपन से पढ़ा रहे हैं। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसको पहले सुक्रोज से प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा सुक्रोज, पानी में डाला, एसिडिक मीडियम, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बनते। यहां पे ध्यान से देखो तो C6H12O6, ग्लूकोज का भी वही फॉर्मूला है और फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला है, बट ये इन दोनों में फर्क क्या है कि एक कीटोज है और एक क्या है? अल्डोज। ठीक है, फ्रॉम स्टार्च से भी आप क्या कर सकते हो? फ्रॉम स्टार्च से भी आप क्या कर सकते हो?
ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हो। ये स्टार्च, इसमें आपने पानी डाला, एसिडिक ग्रुप डाला, और ये क्या बन गया, दैट इज एन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। फिर क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक फिशर प्रोजेक्शन से है, एक हवार्थ प्रोजेक्शन है। हवार्थ प्रोजेक्शन मतलब रिंग प्रोजेक्शन है। पहले इसको समझ लेते हैं। देख मैंने आपको क्या बोला, ग्लूकोज जो है उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है, ठीक। ये कार्बन है, ये कार्बन 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 कार्बन, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। रिपीट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये ग्लूकोज C6H12। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये ग्लूकोज का क्या कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। रिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ये दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज रिंग वाला स्ट्रक्चर है। कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग है। 6 मेंबर की रिंग हो तो उसको बोलते हैं पायरन। कार्बन ये लगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके हाइड्रोजन भी कितने हुए, 12। ऑक्सीजन गिनो जरा, ये ऑक्सीजन एक मैन रिंग में भी है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका ऑक्सीजन कितने, 6। तो ये रिंग स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। इसी तरह से फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज में अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ग्रुप कौन सा, दैट इज कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए ये कीटोज है, कीटोज, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से अच्छे से देखो तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 और 6। C6 हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन कितने, 6। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये फिशर प्रोजेक्शन है, इसका हवार्थ प्रोजेक्शन भी है। बट फ्रुक्टोज की जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर रिंग बनेगी, ऑक्सीजन इसमें मैन होगा। देखो जरा, कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। कार्बन कितने, 6। हाइड्रोजन देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितने, 12 है। और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन कितने, 6 हैं। तो दोनों में फर्क बस इतना ही है, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक में क्या है, दैट इज कीटोनिक ग्रुप है। और एक की जो रिंग है वो 6 मेंबर है और एक की रिंग 5 मेंबर है। 5 मेंबर को बोलते हैं फ्यूरन, फ्यूरन रिंग, ये भी याद है। शुड आई रिपीट, नो सर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दिमाग में रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुगर क्या होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। कुछ मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं शुगर। और कुछ स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, कुछ होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है कि जिसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। टोलेंस रिएजेंट मतलब कपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें माल्टोज है, फ्रुक्टोज है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है कि डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप सच एज सुक्रोज, और ये टोलेंस रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल भी सवाल बन सकता है यहां से, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, देख CHO, CHOH4 और CH2OH। जब कभी भी आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाओगे तो इसकी एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ कुछ नहीं होगा, बट जितने भी OH ग्रुप हैं वो सारे उड़ेंगे और वहां पे आपको एसिटाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। COCOCH3, मतलब OH उड़ेगा तो क्या लगेगा, OCOCH3, OCOCH3 मिलेगा। जब कभी भी आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहलिक ग्रुप के साथ कुछ नहीं होगा, यहां एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और ये कौन सा एसिड बन गया है, दैट इज ग्लाइकोनिक एसिड बन जाएगा। बात समझ आएगी नहीं है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड OH को उड़ाएगा और ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड को उड़ाएगी। ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ की जाती है। फिर है
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही चेंज करेगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस याद रखना जब कभी भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप ही उड़ता है। आपको बस इतना ही, आपको नाम से कोई लेना देना है, ये एल्डिहाइडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इसके एल्डिहाइडिक ग्रुप भी उड़ता है और OH वाले ग्रुप भी उड़ते हैं, और ये सीधा सीधा क्या बनता है, हेक्सेन बनता है। ये शो करता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, 6। ऊपर वाली रिएक्शन ये शो करती है कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये वाली रिएक्शन क्या शो करती है कि यार इसके पास अल्कोहलिक ग्रुप है। अच्छा, जब इसको NH2OH के साथ रिएक्ट करते हैं, NH2OH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है सिर्फ। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या बनता है, दैट इज CHNOH, ये ऊपर वाला बॉन्ड चेंज होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये NH2OH ये वैसे ही रहता है, ठीक। उसके बाद क्या है, जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन साइनाइड भी एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही क्या करता है, अटैक करता है। और साइनाइड ग्रुप कहां जाके अटैक होता है, दैट इज कार्बन पे जाके, कार्बन पे जाके अटैक करता है, ठीक है। ये कुछ 6 केमिकल रिएक्शन थी, बट पहली 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जानी है। इसके बाद है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड क्या होता है, मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड से बनी होंगी। जैसे सुक्रोज है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी है, और जो बॉन्ड इनको जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है, और जो बॉन्ड जोड़ के रखता है इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और लैक्टोज में लैक्टोज और ग्लूकोज जुड़ा होता है और बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, पॉलीसैकराइड में क्या होता है, मेड अप ऑफ लार्ज यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड की बहुत सारी यूनिट जुड़ती हैं और हमारे पास क्या बनता है, दैट इज पॉलीसैकराइड बनता है, मेड अप ऑफ लार्ज यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड। बहुत सारी यूनिट जुड़ती हैं, हमारे पास पॉलीसैकराइड बनता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास स्टार्च है। स्टार्च देखो, ग्लूकोज की सारी यूनिट जुड़ी हैं। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जुड़ी हैं। सेल वॉल, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जुड़ी हैं। ये जो स्टार्च होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, 20% होता है इसमें अमाइलोज और 80% होता है इसमें अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज जो होता है ये वाटर में घुल जाता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, बट इसमें ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल। शुड आई रिपीट, नो। इसके बाद है यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहां कहां यूज होते हैं, जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल में ग्लूकोज ही जुड़ा है। अभी मैंने आपको बोला ग्लाइकोजन में ग्लूकोज जुड़ा है। ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारी बॉडी का खाना स्टोर करके रखता है। स्टार्च प्लांट में खाना स्टोर करके रखता है, ग्लूकोज से बना है। और ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, ये वही कंपाउंड है जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। शुड आई रिपीट, नो सर। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे पास आता है एक और टॉपिक जिसको आप क्या बोलते हो, विटामिन्स। मेरी जान अच्छे से समझना, विटामिन्स क्या होते हैं। जैसे हमने सुना है, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि विटामिन होते हैं, ये होते हैं जी फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। जब हम ये लेते हैं हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, हमें कोई बीमारी नहीं लगते। तो ये द ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, DNA, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, बट अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, DNA, न्यूक्लिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड लेस इन अवर बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर विटामिन ना हो तो हमें बीमारियां लग जाती है। हमारी बॉडी में विटामिन की क्वांटिटी कम हो तो हमें डिजीज लगती है, समझ आया कि नहीं है। बट मैं जर्नली विटामिन को कैटेगराइज करूं, जैसे आपकी बुक में विटामिन को कैटेगराइज किया है, कुछ फैट में घुल जाते हैं, कुछ फोजिया में घुल जाते हैं, जैसे ADEK, विटामिन ADEK, और कुछ वाटर सॉल्युबल हैं, वो है B कॉम्प्लेक्सेस। बशीरा पानी में डूब जाता है, बी फॉर बशीरा पानी में डूब जाता है, तो ये वाटर सॉल्युबल है, B कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल है। इसके बाद समझो O
और मेरी जान ये टेबल पढ़ के जाना, इस टेबल से आपको सवाल बनेगा ही बनेगा। ये विटामिन का टेबल है, एनसीईआरटी का टेबल है, इसमें से सवाल बनता ही बनता है। देख, विटामिन ए किससे मिलता है, सोर्स दिया हुआ है, फिश, लीवर ऑयल, कैरोट, बटर, मिल्क। और अगर ना मिले, दिमाग बॉडी में ना हो, तो आपकी नजर कमजोर हो जाती है, जीरोप्लाथेनिमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखना। विटामिन B1 यीस्ट से मिलता है, मिल्क से बनता है, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल से ना मिले तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, ग्रोथ रुक जाती है, बेरी बेरी डिजीज। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, मिल्क, एग वाइट, लीवर एंड किडनी। और इससे क्या होता है, चिलियोसिस होता है, आपके मुंह में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आता है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है और स्किन में जलन होती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसमें, ये किस में होती है, यीस्ट, ये किससे मिलती है, यीस्ट, मिल्क, एग यॉक, सीरियल एंड जर्म्स। और ना मिले तो होता है कॉन्वल्शन। याद रखना ये कन्वल्शन क्या चीज है, CONVULSION, इसको कमेंट सेक्शन में बताना आप कुछ। विटामिन B12 क्या है, मीट, फिश, एग एंड कर्ड। और ना मिले तो इसको होता है परनीशियस अनीमिया, आपका खून कम हो जाता है, ठीक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, आंवला से मिलता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से मिलता है। ना मिले तो आपके जो मसूड़े होते हैं, दांत में से खून आने लग जाता है, स्कर्वी बोलते हैं उसको। विटामिन D एक्सपोजर टू द सनलाइट, सन से मिलता है, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सूरज की रोशनी से कन्वर्ट होता है विटामिन D में। और ना मिले तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, दैट इज रिकट्शिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन E वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा। और ना मिले तो इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ RBC एंड मसल वीकनेस, RBC भी टूटने लग जाते हैं, मसल्स भी टूटने लग जाते हैं। विटामिन K ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और ये क्या करता है, ना मिले तो इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, मतलब जो खून जमने का टाइम है वो बढ़ जाता है, इससे आपकी बॉडी का खून ज्यादा लॉस होता है। यहां पे हमने अपनी केमिस्ट्री क्या होगी है, कंप्लीट होगी है। यहां पे हमारा केमिस्ट्रा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा वन शॉट लगाना, PYQ CYQ सारा इसी से आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक जानी। सच में बहुत मजा आया आप सबको पढ़ाने में, बहुत मजा आया। मैंने 1% काम किया, आपने 1,00,000% प्यार दिया। आपकी वो छोटी छोटी वीडियोस कट के आना, आपके मैसेजेस आना, सर वो बशीरे के बारे में बात करना, वो नाजिया के बारे में बात करना, वो अशरफ के बारे में बात करना, वो सलीमा के बारे में बात करना, सर सच में मजा आया, मुझे भी सच में मजा आया। प्लीज कल जाओ, पेपर फोड़ के आओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब लास्ट क्या है, मेरी तरफ से एक मैराथन आएगा। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे लाइटिंग का इशू है, तो मैं रिकॉर्डेड मैराथन दूंगा आपको। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो अगर वो जो 7 या 8 घंटे का मैराथन होगा वो लगाएगा, उसका पेपर पूरा होगा, मेरे पेपर हो सारा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। सर वो जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कौन बोलेगा, अपन बोलेगा, बोल भी दिया, ठीक है। तुम भी जिंदाबाद, हम भी जिंदाबाद। बेस्ट ऑफ लक। कर दिया केमिस्ट्री कंप्लीट, रोजा रखा करो जानी।